एवरीवन, जैसे कि हम लोग संस्कृत सब्जेक्ट के सेकंड पार्ट वीडियो आज लेकर के आए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग 20 MCQ देखे थे, हल किए थे। उसी का सेक्शन भी पार्ट आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेक्शन बी पार्ट में इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो 5 नंबर के होंगे। टोटल मार्क्स रहेगा इसमें 40 नंबर का। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, नीचे दिए गए श्लोक का पदच्छेद करते हुए रेखांकित पद में शब्द के किस रूप का प्रयोग किया गया है, बताएं। ठीक है, तो आइए हम लोग श्लोक देखते हैं। यथा बलम यथा श्वम चा दोषा वृद्धा वितवन्ते रूपाणि जहत क्षीणा सम स्वयं कर्म कुर्वते। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये जो श्लोक दिया गया है इसका पदच्छेद करेंगे। पदच्छेद का मतलब होता है इसको ब्रेक करके लिखेंगे। ठीक है, और ब्रेक करके इसका जो अर्थ है एक एक अर्थ लिखेंगे। जैसे यथाबल का होता है, यथाबल का होता है एवं अपने ही गुण कर्म के अनुसार। रूपाणि का अर्थ होता है लक्षणों का। युवंते का अर्थ होता है विस्तार से। तो इसी प्रकार से हम जो है इसका अर्थ लिखेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, अन्वय लिखते हुए अन्वय लिखेंगे। अन्वय में ऐसे आपको लिखना होता है कि जैसे कोई श्लोक आपको दिया गया है तो जैसे इसका देखते हैं, वृद्धा हो जाएगा, दोषा हो जाएगा, यथा बलम हो जाएगा, यथा यशस्वम हो जाएगा, अच्छा रूपाणी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मतलब ये होता है, ये इसमें अन्वय में कि श्लोक का जो शब्द होता है तो उसको अलग अलग करके लिखना रहता है। ठीक है, व्याख्या में हम लिखेंगे। व्याख्या से लिखा जाएगा, जैसे कि इसकी व्याख्या ये होगी, बढ़े हुए दोष को अपने बल के अनुसार अपने गुण कर्म एवं लक्षणों को अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। ठीक है, क्षीण दोष अपने गुण कर्म एवं लक्षणों का त्याग देते हैं और सम दोष अपने अपने प्रकृति कर्म को करते हैं। ठीक है, तो इसका ये अर्थ होगा। तो ये आपका जो श्लोक है ये आपको मिलेगा अष्टांग हृदयम में। ठीक है, वहाँ से लिया गया है, सबसे लास्ट में जब देखेंगे। ठीक है, 11वें नंबर का चैप्टर होगा आपका अष्टांग हृदय में, तो वहाँ से लिया गया है, जिस आपके संस्कृत सुधा बुक में जो है दिया गया है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का। 22 नंबर में पूछ रहा है, अन्वय लेखन करते हुए अर्थ लिखिए। ठीक है, तो इसमें श्लोक है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तोष अग्नि मेदस क्षय विभक्ति घन गत्रत्वम व्यायाम दु पजायते। ठीक, तो इसका अर्थ होगा, तो यहाँ लाघवम कर्म सामर्थ्यम का अर्थ यहाँ व्यायाम करने से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी हम जो है पहले पदच्छेद लिखेंगे, फिर अन्वय लिखेंगे और फिर उसके बाद में हम जो है श्लोक की व्याख्या लिखेंगे। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि व्याकरणांश भी थोड़ा बहुत लिखना रहता है, तो जिसमें इसमें लाघवम कर्म सामर्थ्यम का इसमें अनुस्वार संधि हो जाएगा। ठीक है, कर्मणा सामर्थ्य का इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। दीप्तो अग्नि, दीप्तो प्लस अग्नि का पूर्व संधि हो जाएगा। तो ये आपको वहाँ जो संस्कृत सुधा आपकी बुक है वहाँ से आप देख लीजिएगा, और जिस किसी को भी अगर लगे कि हाँ इसमें नोट्स की आवश्यकता है तो हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, अन्वय लेखन करते हुए अर्थ लिखिए। तो इसमें अन्वय लिखेंगे, उसके बाद इसमें जो है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वास्थ्य रक्षार्थम आयुषः, तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा स्वस्थ आयुर मंजूषा। इसमें जो है रिक्त स्थान लिखना है पहले, उसके बाद हम लोग इसका अन्वय लिखेंगे और फिर वही उसका पदच्छेद लिखेंगे, फिर इसके जो है श्लोक का जो है
व्याख्या लिखेंगे, मतलब अर्थ लिखेंगे। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है स्वस्थ का मतलब होता है, तो इसमें स्वस्थ के बाद हो जाएगा तुम्हारा आयुष्य, और अच्छार्थ के बाद हो जाएगा ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत। तो इसमें कह रहा है कि व्यक्ति को स्वस्थ आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी पदच्छेद, अन्वय और व्याख्या लिखेंगे। तो ये हो गया। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है विशेष से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो 24 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें बोल रहा है विशेष से आप क्या समझते हैं। तो विशेष का मतलब होता है विशेषस्तु पृथकत्वकृत, अर्थात पृथकत्वकृत का भावजनक, पृथकत्वकृत भाव का जनक जो होता है वह विशेष कहलाता है। ठीक है, विशेषस्तु विपर्य, अर्थात जो विपरीत है वह विशेष है, तो इसका ये मतलब हो जाएगा। तो इसमें होता है कि जो पूछता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ढेर सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पूछा गया आपका टू द पॉइंट लिखेंगे, आपको फुल आउट ऑफ द फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो 25 नंबर का देखते हैं। वात एवं रक्त की निरुक्ति एवं पर्याय लिखिए। ठीक है, तो ये आपका जो संस्कृत सुधा में आपको जो टॉपिक दिया गया है, संस्कृत सुधा में जो आपका जो टॉपिक जो है निरुक्ति पर्याय का दिया गया है, तो ये वाला क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें वात का निरुक्ति लिखना है। निरुक्ति जैसे आप लोग क्रियासार में भी पढ़े होंगे, वात की निरुक्ति क्या होती है। वात की निरुक्ति वागति गंधनियों से वागति गंधनियों होती है। ठीक है, वागति गंधनियों से वात का निर्माण होता है, और वात वह होता है जिससे ज्ञान का मुख्य रूप से, जिसका ज्ञान मुख्य रूप से त्वचा द्वारा होता है, स्पर्श होता है, उसे वात कहते हैं। ठीक, तो ऐसे ही लिखना है। पहले निरुक्ति लिख देंगे, उसके बाद जो है उसके बारे में लिख देंगे। रक्त, रक्त की निरुक्ति क्या होती है। रक्त की निरुक्ति होती है जिसे आपका जो रक्त धातु है क्रिया शरीर में, आप वहाँ से भी निरुक्ति याद करके यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रक्त की निरुक्ति हो जाएगी रंजति रंजयते इति रक्तम। ठीक है, इसका पर्याय हो जाएगा शोणित वस्त्र, लोही, अभिषेक, अगेज, रुधिर, लाल रंग या कुमकुम। ठीक है, पर्याय का मतलब होता है सीधा सा सिंपल होता है पर्यायवाची। ठीक है, तो इसमें पर्याय जैसे रक्त का पर्याय शोणित हो गया, वस्त्र लोहित, मतलब जितने लाल रंग होते हैं, लाल रंग कलर के होते हैं, वही इसका पर्याय कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया रक्त। जैसे रक्त का लिखी आप निरुक्ति लिख दिए, उसके बाद पर्याय लिख दिए, फिर इसकी जो व्याख्या रहेगी, इसकी व्याख्या इस प्रकार रहेगी। रक्त हमारे शरीर में प्रवाहित होकर सभी अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। ठीक है, तो ये इतना आपको हम हिंट के तौर पे बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग जो है संस्कृत सुधा बुक में डिटेल देख सकते हैं। बार बार संस्कृत सुधा बुक का इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसी के बहाने जो है बुक का एक दो बार पेज पलट लें, ताकि आपको जो है ऊपर नीचे और भी जो कुछ क्वेश्चन जो दिए रहते हैं वो भी शायद नज़र में आ जाएंगे। तो हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछ करके आपको मेन एग्जाम में कोई ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको दिमाग को बना रहे जिससे आप वहाँ लिख सकें। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब यही रहता है हमारे बताने का। ठीक, आइए देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहा है संस्कृत में अनुवाद करें। ठीक है, तो इसका जो है आपको हिंदी दिया गया है, तो आपकी क्रिया शरीर के फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट या सेकंड पेज पे दिया गया होगा। इस स्वस्थ की परिभाषा है। ठीक है, तो समदोषा समग्नि समधातु मूला क्रिया। ठीक है, ये श्लोक लिखा जाएगा इसमें। ये सिंपल सा यही श्लोक आप याद करके पूरा लिख देंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, इसका हिंदी यही होता है, जिस मतलब अर्थात जिसके दोष अग्नि धातु व मल क्रियाएं सम हो। ठीक है, तथा जिसकी आत्मा इंद्रिय तथा मन प्रसन्न हो वह स्वस्थ कहलाता है। तो इसका मतलब यही होता है। एक बार हम आपको श्लोक का मतलब बता दे रहे हैं, अभी पूरा श्लोक पढ़ के सुना दे रहे हैं क्या होगा। पूरा श्लोक इसका ये होगा,
सम दोषा समग्निश समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मनेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। ठीक है, ये चरक सूत्र 15/4 में भी आपको मिल जाएगा और आपकी क्रिया शरीर की जो बुक है, ठीक है, उसमें पेज नंबर 6 पे शायद जो दिया हो, जो पुरानी वाली बुक है जयराम यादव की, उसमें मिल जाएगा। और बाकी जो नई वाली बुक आई है तो उसमें आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि उसमें क्या दिया गया है, कैसे किस पेज पे दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक, और 27 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है तो इसमें आपको श्लोक दिया गया है, इसकी हिंदी लिखनी है। ठीक, एज इट इज़। ठीक है, तो अभी आपको मैं इसकी हिंदी बता दे रहे हैं। इसकी हिंदी इसमें ये होगी, जैसे इन 6 रसों में मधुर, अम्ल, लवण और रस प्रकृति वातदोष का समन करते हुए तिक्त, कटु एवं कषाय रस कफदोष का समन करते हैं। ठीक है, और कषाय, तिक्त एवं मधुर रस पित्त दोष का समन करते हैं। इसके विपरीत अर्थात तिक्त, कटु एवं कषाय रस वात आदि दोष को बढ़ाते हैं और कटु, लवण एवं अम्ल रस पित्त दोष को बढ़ाते हैं और अम्ल, लवण और एवं मधुर रस कफ दोष को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी ये होगा। तो इसमें आप लोगों को जो है पदच्छेद और अन्वय लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक, इसमें सिंपल सा आप लोग केवल इसकी हिंदी में लिख देंगे और 26 नंबर में तुमको केवल संस्कृत में कन्वर्ट करना है और 27 वाला जो है तुमको हिंदी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आइए 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कृतवाच से कर्मवाच में परिवर्तित करिए। ठीक है, ये तुम्हारा मिलेगा, टॉपिक मिल जाएगा शायद। ये इसका टॉपिक नहीं है कृतवाच से कर्मवाच वाला, शायद विशेषण विशेष का टॉपिक है। पेपर फर्स्ट में मिलेगा आप लोगों को, लास्ट में दिया गया है संस्कृत सुधा की बुक में, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कृतवाच से कर्मवाच, तो इसमें होता है बालका वृक्षान गणयति। ठीक है, तो बालका का हो जाए बालका का हो जाएगा बालका, वृक्षान का हो जाएगा वृक्षानी और गणयति का हो जाएगा गणयते। ठीक, सह का तेन हो जाएगा, भोजनम का भोजनम ही रहेगा और खदति का खदंती हो जाएगा। ठीक, पुत्र का पुत्रो हो जाएगा, पितरम पितम हो जाएगा, सेवते सेवा करता है, तो इसका मतलब होता है वह भोजन करता है। ठीक है, तो तेन भोजन करता है, इसका मतलब हो जाएगा पुत्र पिता की सेवा करता है, तो इसको पितरो पितम सेवते हो जाएगा। ठीक है, और कृतवाच से भाववाच्य बनाएंगे हम। सह का फिर तेन हो जाएगा और ते का सह हो जाएगा, तो सह हसंती हो जाए, तेन हसंती हो जाएगा, सह तिष्ठति हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वहाँ विशेषण विशेष वाले टॉपिक में मिल जाएगा। आइए सेक्शन सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें से आपका प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, तो इस हिसाब से 40 नंबर का ये हो गया और 40 नंबर का सेक्शन बी वाला हो गया, तो टोटल मिला के 80 होंगे और 20 नंबर का आपका जो है MCQ, तो 100 नंबर का पेपर ये होता है। ठीक है, तो आइए 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है छपड़क कथा का सारांश लिखिए। तो छपड़क कथा आपके जो है पंचतंत्र की बुक जो है कहानी है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें आपको टोटल 5 स्टोरी दी गई हुई हैं। तो ये छपड़क कथा आपकी जो पहली कथा है उसके बारे में लिखना है। मोस्टली सबको पहली और दूसरी तीसरी लगभग याद ही रहती है, तो उसमें ज़्यादा कोई हेक्टिक वाली चीज़ नहीं है जो कि आप परेशान हो इतना चीज़ लेकर। ठीक है, तो ये अपरिचित कार्यक्रम का छपड़क कथा है। तो अपरिचित कार्यक्रम के प्रमुख पात्र आपको लिखने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो जिस किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे उसमें बताया गया होगा कि इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं, फिर उसके बारे में कहानी का उद्देश्य बताया गया होगा, फिर कहानी के बारे में क्या लिखना है उसके बारे में बताया गया होगा। ठीक है, फिर लास्ट में इस क्या निष्कर्ष निकलता है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इसके बारे में हमको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो आइए हम तो आप लोगों को थोड़ा बहुत और भी बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग जो है अपने नोट से या अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो इसके प्रमुख पात्र हैं मणिभद्र सेठ हैं, नाई हैं और जो है न्यायाधिकारी है। ठीक,
तो मणिभद्र सेठ नाई न्यायाधिकारी, ठीक। और इसमें प्रमुख घटना के कारक मतलब कारक का मतलब कारण कौन है। इसका मेन उद्देश्य मतलब उद्देश्य में ये लिखा जाएगा कि जो देखने में बुरा हो, ठीक है, जो जानने में बुरा हो और जो सुनने और परखने में भी बुरा हो, ठीक है, ऐसा कोई काम मनुष्य को नहीं करना चाहिए जैसे कि नाई ने किया था, ठीक है। इसका उद्देश्य यही रहेगा, ठीक। और निष्कर्ष में हम लोग लिख देंगे, निष्कर्ष में ये लिखेंगे, अच्छी प्रकार बिना देखे जांचे परखे, बिना जिसका भली भांति ज्ञान नहीं ना हो, मतलब अनुभव ना हो, उस कार्य को मनुष्य को नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी अब स्टोरी के बारे में तो जानते ही हैं। इसमें जैसे कि मणिभद्र सेठ दक्षिण प्रदेश में पाटलिपुत्र नामक सेठ रहता था। धर्मार्थ काम मोक्ष काम करते हुए उसका संपूर्ण धन खर्च हो गया था, ठीक है। तो ये सब लिखना है आपको, एक बार आप रीड करेंगे बाकी हो जाएगा, उसमें उतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें, ठीक है। तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें, तो इसमें ये तुम्हारा टॉपिक जो है, ये सब तुम्हारे टॉपिक उसके हैं, क्या बोलते हैं, परिभाषा पदानी के, ठीक है। तो ये वहाँ से लिया गया है। तो आपका इसका आपको इसको मैं थोड़ा बहुत हिंदी बता दूँ और भी बता दे रहा हूँ कैसे क्या क्या लिखना है। बाकी आप लोग जब वहाँ जाके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बस हो जाएगा, ठीक है। जिसे स्रोतस लिखा है तो श्रवणात् श्रोतांशी हो जाएगा, ठीक है। इसका पहला संस्कृत का जो 1-2 लाइन का श्लोक रहता है उसको याद करके लिख दीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना अगर आप इसमें हिंदी भी लिख देते हैं ठीक से तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो श्रवणात् श्रोतांशी का अर्थ होता है कि जहाँ से शरीर के सभी भाग, जहाँ से श्रवण मतलब श्रवण की गति क्रिया होती है उसे स्रोतस कहते हैं, ठीक है। जिससे श्राव निकलता है वही स्रोतस कहलाता है। किसी भी अंग विशेष के गुहा से निकलने वाला तथा रसाद का वहन करने वाला स्रोतस कहलाता है, ठीक। किंतु आचार्य सुश्रुत ने सिरा और धमनी को स्रोतस से अलग से रखा है, ठीक। तो इसकी ये हिंदी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। उक्त सात्म का होता है कि कोई चीज़ हमारे अनुकूल ना हो और उसको धीरे धीरे करके हम अपने अनुकूल में ले आए, ठीक है, उक्त सात्म कहलाता है। तो ये तुम्हारा चरक संहिता के जो तुम्हारी चरक बुक है उसमें शायद जो पहला चैप्टर है उसमें सबसे लास्ट में दिया गया है, ठीक है, उक्त सात्म। और प्रज्ञा अपराध भी वहीं मिल जाएगा आपको, अभी प्रज्ञा अपराध इसमें कहीं दिया, हाँ दिया गया है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका जो है नोट्स नहीं बता रहे हैं, ठीक है। नोट्स हम आपको फिर एक बार बता दें कि नोट्स न देने का मतलब ये है कि हम चाह रहे हैं कि आप जो है बुक में सर्च करें, देखें, तो आपको जो है और सी बहुत सारी चीज़ों का जो है नॉलेज होगा। तो इसीलिए हम जो है नोट्स प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि अगले आने वाले वीडियो में हम लोग जो है सॉल्यूशन के साथ जो है आपको बताएंगे, हल करवाएंगे पेपर, ठीक है। तो उक्त सत्म का अर्थ होता है, तात्पर्य यह है कि अनुचित पथ्य अपथ्य आहार विहार के सेवन करते करते शरीर प्राकृतिक रूप से अनुकूल हो जाए, जैसे कि अभी हमने सबसे पहले बताया था। अतः बिना नुकसान पहुंचाए शरीर के अनुकूल कार्य करे उसे उक्त सत्म कहते हैं, ठीक। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है आप श्लोक ही लिखें, एक लाइन का जो बताया अभी जैसे हमने बताया ऊपर, जैसे स्रोतस में वो बताया है। तो अगर आपको याद आता है तो आप लिखें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आपको हिंदी भी प्रॉपर अच्छे से आ रही है तो आप हिंदी में लिख के फुल नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 31 नंबर का क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में शास्त्रोक्त पर परिभाषा लिखी। तो इसमें जैसे शरीर की परिभाषा लिखनी है आपको, प्रज्ञा अपराध पर लिखना है, मन पर लिखना है, चिकित्सा का चतुष्पाद, ऋतुचर्या, ठीक है। तो जैसे कि अभी ये सब तुम्हारे उसी में मिलेंगे परिभाषा पदानी के, क्योंकि 15 नंबर का शायद रहता है उसमें, तो वहाँ से पूछते हैं, ठीक है। और इसमें तुम्हारा एक जो है जैसे शरीर का, तो शरीर का 2 नंबर हो गया, प्रज्ञा अपराध का 2 नंबर हो गया, ये हो गया। तो 5 दिए हैं, 2 5 6 10, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 10 नंबर का हो गया, ठीक।
तो ऐसे आपको लिखना रहेगा। तो आइए देखते हैं इसका। शरीर का होगा निरुक्ति श्रा धन इरन, ठीक, अर्थात शरीरते शरीरम। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। आप लोग रचना शरीर में भी पढ़े होंगे, जब शरीर की परिभाषा पढ़ेंगे शरीर और शारीर की, ठीक है। तो इसमें शरीर इत शरीरम अर्थात जिसका क्षण प्रतिक्षण नाश होता है, ठीक है, उसे शरीर कहते हैं, ठीक। ये हो गया तुम्हारा। और प्रज्ञा अपराध भी आपको मैंने बताया ही, ठीक है। प्रज्ञा अपराध में तुम्हारे 3 आते हैं, त्रिविध विकल्प कहते हैं इसको, ठीक है। त्रिविध विकल्प वाले जितने संयोग से, जैसे त्रिविध वाले जितने भी आपको मिलेंगे सब चरक संहिता के जो है चैप्टर नंबर 11 में मिलेंगे। जैसे त्रिविध, त्रिगुण, ठीक है, त्रिसूत्र, त्रिऔषध, ठीक है। तो ये सब आपको उसी में मिलेंगे, जितने त्रि वाले जितने भी हैं सब आपको वहीं मिलेंगे चैप्टर नंबर 11 में चरक संहिता के, ठीक। तो इसका होता है त्रिविध विकल्प का मतलब होता है प्रज्ञा अपराध में अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग, अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग, ठीक है। और त्रिविध कर्म वाणी, मन और शरीर, ठीक है, से जाने वाले कार्य कर्म। एक बार फिर से देखते हैं। त्रिविध विकल्प का मतलब होता है अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग और त्रिविध कर्म वाणी, मन और शरीर से जाने वाले किए जाने वाले कर्म को प्रज्ञा अपराध कहते हैं, ठीक। तो इसका ये मतलब हो गया। और मन देखते हैं। मन तुम्हारा पदार्थ विज्ञान में भी मिल जाएगा, ठीक है, उसमें अच्छे से डिटेलिंग में दी गई है। और तुम्हारा इसमें जो है परिभाषा प्रदान में तो दिया ही गया है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मन का जो निरुक्ति होती है मन धन अशुन, ठीक है, मनते गायते बुद्धते अनिनिति मना, ठीक। अर्थात जिसके द्वारा कुछ ज्ञात होता है उसे मन कहते हैं। और पर्याय हो जाएगा इसका चिंतन, चित्त, हृदय, चेत। मन का स्थान हृदय बोला गया है, ठीक है, चित्त तथा माना गया है, ठीक। तो आपका ये हो गया। और इसमें जो है फिर चिकित्सा के चतुष्पाद में तुमको मिल जाएगा ये दिनचर्या में शायद दिया गया है, नहीं दिनचर्या रोगानुपादन अध्याय में भी शायद मिल सकता है, वहाँ का टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि ये टॉपिक अष्टांग हृदय में कहाँ से मिलता है, एग्जैक्टली हमें याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो है ये हालांकि तुम्हारा परिभाषा प्रदान में दिया हुआ है, ये आप सब पूरा वहीं मिल जाएगा आपको, वहाँ अष्टांग हृदय में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो चिकित्सक के चतुष्पाद में तुम्हारा भिषक द्रव्याणि उपस्थिता रोगी पाचतुष्टयम चिकित्सस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच चतुर्गुणम, ठीक है। और इसका जिससे तुम्हारे इसमें 4 होते हैं वैद्य, द्रव्य, परिचारक और रोगी, ये चिकित्सा के 4 पद कहलाते हैं। अतः इसमें प्रत्येक चिकित्सा के 4 पर 4 गुण होते हैं बताए गए हैं, ठीक है। तो इसमें इतना डिटेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 लाइन में आपको लिखना है। तो इसमें अगर आपको ये श्लोक याद आता है तो श्लोक लिख देंगे और इसमें 4 लिख देंगे कि कौन कौन से होते हैं, वैद्य, द्रव्य, परिचारक और रोगी, ठीक है। तो ये चिकित्सा के 4 पाद कहलाते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है 2 नंबर में, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर 5 नंबर में अगर ये अलग से पूछा जाएगा कि चिकित्सक के चतुष्पाद का वर्णन करिए, तब तो आप इसमें जो है वैद्य के 4 लिखेंगे, द्रव्य के 4 लिखेंगे, परिचारक के, रोगी के 4 गुण अलग से लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिटेल में अष्टांग हृदय के बुक में मिलेगा, हालांकि इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर आइए देखते हैं ऋतुचर्या। तो ऋतुचर्या का तो पूरा अष्टांग हृदय में 3रा नंबर पूरा चैप्टर ही दिया गया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हालांकि आपको इसमें 2 नंबर लिखना है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि ज़्यादा वहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस एट टू द पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, वरना फिर वहाँ टाइमिंग का भी बहुत बड़ा इशू हो जाता है।
टाइम मैनेजमेंट रखना बहुत बड़ी महत्व होती है उसमें एग्ज़ाम लिखने में। ठीक है, तो ऋतुचर्या, जैसे ऋतुचर्या से हम मुख्यतः 6 ऋतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अ, जो जो कि दो दो माह से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ऋतुचर्या कहलाती है। जैसे शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा शिशिर में माघ फागुन आ जाएगा, बसंत में चैत्र वैशाख आ जाएगा, ग्रीष्म में ज्येष्ठ आषाढ़ आ जाएगा, वर्षा में सावन भाद्रपद हो जाएगा, शरद में आश्विन कार्तिक हो जाएगा, हेमंत में जो है अगहन पौष हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, हालांकि अगर आपको याद आता है एट ए टाइम तो आपका जो है वो ऋतु में लिख के उसमें वात्पत्य कब का संचय पर प्रश्न भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर याद आए तो, वरना कोई इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप इतना लिख देंगे, इतना बहुत है जितना हम बताए हैं। ठीक, 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर में निम्नलिखित शास्त्रोक्त का परिभाषा लिखें। तो अभी जो भी आपको बताए हैं इसका सेकंड वाला हो गया 31 का फर्स्ट वाला जो है, 31 का सेकंड सेम वहीं से लिया गया है, परिभाषा पदानी से ही। आयु के बारे में लिखना है, जल, रोग, अग्नि, निदान, इनके बारे में लिखना है। तो आपको आइए दो लाइन में समझा देते हैं जल्दी जल्दी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर देखने में भी आप लोगों को तकलीफ़ होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि जितना शॉर्ट में बन पाए उतना जल्दी जो है बनाए। ठीक, तो आइए देखते हैं आयु की निरुक्ति क्या होती है। आयु की उत्पत्ति गति पर इड़ से हुई है। ठीक है, उत्पत्ति गति पर इड़ से हुई है। पर्याय होता है चरक के अनुसार शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग से आयु का निर्माण होता है। ठीक, तो इसमें आपको आयु का श्लोक लिख देना है, जो कि एक फेमस श्लोक है। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग धारी जीवतम नित्यागश अनुबंधश पर्याय रुचते। ये तुम्हारा चरक सूत्र के 1/20 में मिलेगा तुमको। ठीक, और पर्याय, इसमें पर्याय लिखना है। पर्याय आपको लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि वैसे इतना काफ़ी हो गया है 2 नंबर के लिए। पर्याय में तुम्हारा ये होता है जो है धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध। ठीक है, इसके पर्याय बताए गए हैं, तो इसमें आपको एक एक लाइन लिख देना है। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। और फिर देखते हैं जल का। जल की निरुक्ति तुम्हारी हो जाएगी जलेन पतेन इति। ठीक है, तो ये जल की तुम्हारी निरुक्ति हो गई। जो लोक में जीवन दे, जो लोगों को जीवन दे तथा भू का आच्छादन करे उसे जल कहते हैं। ठीक, और इसके पर्याय होते हैं पानी, नीर, जल, अमृत, तोय, वारी, इसके पर्याय हो गए। ठीक, और रोग का देखते हैं। रुज प्लस ज्ञा से रोजन वेति रोगा। ठीक है, इसकी जो है निरुक्ति हो गई, अर्थात जो शरीर को कष्ट दे उसे रोग कहते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारा रोग के बारे में हो गया। अग्नि हो गया, अग्नि के बारे में लिखना है तुम्हारा। अग्नि शब्द अग्नि धातु से मिलकर बना है। ठीक है, इसके 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, अग्नि के जो है 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। इस प्रकार विश्व में जहाँ भी ज्ञान, गति और ज्योति, प्रकाश, प्रगति और प्रगति की प्राप्ति होती है, वहाँ सब अग्नि का प्रताप होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया अग्नि के बारे में। ठीक है, ये सब तुम्हारा परिभाषा पदानी का ही है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक, निदान मतलब देखते हैं निदान क्या होता है। निदान में तुम्हारे निदान की जो निरुक्ति होती है, नी प्लस दा में ल्यूट प्रत्यय लगाकर जो है निदान बना है। ठीक, निदानोन तो आदि कारणम। ठीक, इसका श्लोक हो गया। अब पर्याय इसका देखते हैं। अवसाद, रोग, निर्णय आदि का कारण, मात्र कारण समूह, रोग, शुद्धि
आदि रोग के पर्याय हैं। ठीक, अर्थात निदान को कारण कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। और लास्ट का क्वेश्चन जो हम देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित श्लोक का पदच्छेद, अन्वय एवं वाक्यार्थ लिखिए। तो ये तुम्हारा आयुष्कामी एक अध्याय का जो है पहला या दूसरा श्लोक होगा, ये परिभाषा पदानी में वहीं से लिया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ देख सकते हैं, या कहो तो हम इसका जो है आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन ओवर भी बता दे रहा हूँ। ठीक, इसका अन्वय पदच्छेद आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा देख के, बाकी थोड़ा बहुत अर्थ मैं बता दे रहा हूँ। अर्थ होता है, अब यहाँ से सुखी एवं स्वस्थ आयु जीवन की इच्छा रखने वाले पुरुषों के लिए आयुष्कामी अध्याय नामक व्याख्या की जाएगी। अध्याय में इसकी व्याख्या की जाएगी, जैसा कि आत्रेय महर्षि ने आदि ने कहा था। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।